नमस्कार। साहित्य सृजन के समय अधिकतर साहित्यकार प्रचलित विषयों को ही चुनते हैं, लेकिन जो साहित्यकार इस बहती धारा से हटकर अनछुए विषयों पे साहित्य सृजन करते हैं, वही वास्तव में साहित्य को एक सार्थक दिशा भी देते हैं और साहित्य का विस्तार भी करते हैं। यह नितांत आवश्यक भी है और हम सभी का बतौर साहित्यकार यह कर्तव्य भी बनता है। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही साहित्यकार से जिन्होंने श्रापित किन्नर उपन्यास लिखकर इसी दिशा में पहल भी की। डॉक्टर मुक्ति शर्मा मैडम, आपका एक्सेक्टिव स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार राजेश्वर जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। आपकी साहित्य यात्रा का जिक्र करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको साहित्य रचने के प्रति रुझान कैसे पैदा हुआ? राजेश्वर जी, वो कहते हैं ना कि लेखक के अंदर कुछ ना कुछ जो है कुलबुलाता रहता है। स्पार्क तो होता है। हाँ, तो बस मैं जब छोटी ही थी तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने मुझे इस ओर प्रेरित किया कि हम लोग तब ना मेरे दादाजी थे तो वो क्या कहते जेलदार थे। अच्छा। तो तब हमारे घर में शादी थी तो हमारे घर किन्नर आए मांगने के लिए। अच्छा। एक मांगने के लिए एक प्रथा भी थी। हाँ जी, हाँ जी, किन्नर आते थे खुशी के मौके पे। हाँ जी, हाँ जी। तो किन्नर आए तो उन्होंने कहा कि अब ना हमें बधाई दीजिए। तो उन्होंने तब 200 रुपये मांगे थे। अच्छा। तो आपको पता है आज से काफी पुरानी बात है, 200 काफी अमाउंट ज्यादा होती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, 100 रुपया देना लेना है तो लो, नहीं तो आप जाएं। तो किन्नर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नहीं दे सकते तो आप पोते का मुंह नहीं देखेंगे। अच्छा। तो वो ऐसा बोल के चले गए। ऐसे कहा करते थे। हाँ, ना? बिल्कुल। तो चले गए। तो दादाजी सुबह आगे उस पे शिकार पे चले गए। तो जैसे ही आगे उनके आगे घोड़े पे थे तो शेर आगे आ गया। अच्छा। शेर आया तो उन्होंने इतनी जोर से गरज लगाई कि उनके वोकल जो थे वो बैठ गए। अच्छा। तो जैसे घर आए तो उन्होंने खटिया पकड़ ली। तो हमें लगा कि हो सकता है किन्नरों का जो श्राप है वो फलीभूत हो गया कि उन्होंने ये कही थी। तो और कुछ ही दिनों के बाद दादाजी की मृत्यु हो गई। अब ये बात मैं हमेशा अपने फादर से पूछती रहती थी तो वो कहते थे कि हाँ ऐसा ही हुआ। तो मुझे बड़ा अंदर से था कि ये श्राप देते हैं तो हो सकता है इनका श्राप लगता भी हो। तो फिर हमारे घर जब मेरे भाई का जन्म हुआ तो तब मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो मैंने सबको कह के रखा था कि किन्नर आएंगे तो इनको कह देना, मुझे बता देना। हमारी तब मुझे पूरा याद है, हमारी आरडी परेड चल रही थी 26 जनवरी की। तो हम रिहर्सल कर रहे थे उन दिनों। तो रिहर्सल के दौरान बच्चे आए बोलने के लिए, मुक्ति मुक्ति आपके घर किन्नर आए हैं। तो मैं फटाफट वहाँ से भागती हुई तो घर पहुँची। तो मम्मी ने कहा कि पैसे मांग रहे हैं। तो इन्होंने 500 रुपया मांगा था। तो तब मम्मी के पास 300 350 रुपये थे मम्मी के पास। हमने कहा इतने दे देते। मैंने कहा नहीं नहीं। तब आपको पता है गुल्लक होती थी। हाँ। हमारे पास हम सारे बच्चे पैसे मुगनी कहा तो गुल्लक में हम पैसे जमा करते थे। तो मैंने कहा नहीं नहीं रुको रुको, मारे गुल्लक। अब वो जो बात थी ना वो दिमाग में रह जाती है ना, एक बच्चे के दिमाग में रहती है कि हाँ उस वक्त इस कारण हुआ तो दोबारा ऐसी बात ना हो। तो मैंने फटाफट वो गुल्लक तोड़ी तो उसमें से कोई 180 रुपये निकले। तो वो मम्मी को 150 रुपया दिया। मैंने कहा ये लो 500 रुपये दियो। तो किन्नर इतने खुश होके गए तो अच्छा लगा। तब फिर मुझे रहा नहीं, मैं कहा नहीं, आप किन्नर खुश होके गए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उनकी आजीविका बेसिकली यही है। हाँ, कभी कभार उनको मौका मिलता है वो जहाँ तो खुशी का, हाँ है ना, खुशी का, किसी के मुंडन हो जाए, किसी के घर बच्चा पैदा हो जाए, शादी हो जाए, तो इसी में वो कमाते हैं। उनके पास क्या सोर्सेज हैं। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, क्यों ना मुझे लिखना चाहिए। फिर मैं बनारस, तो इस सब्जेक्ट ने आपको बहुत आकर्षित किया। हाँ जी, हाँ जी, विचलित किया कैसे? हाँ, वही आगे के अंदर कहा कि नहीं मुक्ति, अब तुझे लिखना है तो इस पे लिखना है। तो वो शुरू से तो बात चल ही रही थी दिमाग में, पर लिखने का मैंने तब सोचा जब मैं वाराणसी गई थी। अच्छा। हमारे सेमिनार था। अच्छा। तो हम लोग ट्रेन से आ रहे थे। तो आप स्टडी कर रही थी कि जॉब में थी? मैं नहीं पढ़ रही थी। अच्छा। हाँ, मैं एमफिल कर रही थी जम्मू विश्वविद्यालय से। तो जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका टूर था? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं गई तो वहाँ पे ना वो क्या कहते ट्रेन में थे किन्नर,
तो मांगने के लिए आते हैं ना। आते हैं ट्रेन में। हाँ, तो दे दो। तो लड़के बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। एक लड़के ने कहा, तो मेरे पास बैठ जा आके, मांगना क्यों, मैं तुझे 100 रुपया दूंगा। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि देखो इनकी क्या स्थिति काफी है। मिसबिहेव भी करते हैं लोग हाँ, ज्यादातर किन्नरों तो के साथ। वो फिर वो जब कहने लगा बैठ मेरे पास, मैं तुझे 100 रुपया दूंगा, तो वो भी बेचारी ना अपने आप में बड़ी शर्म, बैठी तो सही, उसे 100 रुपए का था कि मुझे मिल जाएंगे, लालच रहता थोड़ा लालच सा, रहता। बिल्कुल। तो बड़ी ऐसे एकदम से ना सिकुड़ के बैठी। तो फिर आराम, फिर उठी वो वहां से। तो लड़के ने उसे वो 100 रुपया नहीं दिया, वो दिए उसे 10 रुपए ही मांगने के लिए। तो वो बोल के भी गई कि तूने बड़ा गलत किया, तूने ऐसे नहीं, तुझे करना चाहिए। फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, किन्नर पे लिखना है। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं कश्मीर चली गई। जी। तो जम्मू में आप लोग सब जानते ही हैं, जो किन्नर हैं वो आश्रम वगैरह में रहते हैं ना। तो जैसे बच्चा पैदा होता है, जब घर वालों को पता लगता है, आइडेंटिफाई होता है कि ये किन्नर है, तो आश्रम वाले अपना ले बच्चा जाते हैं। समझ के ले जाते हैं, ये भी एक विडंबना है ना। तो परिवार का साथ भी नहीं, आमतौर पर जो पेरेंट्स हैं, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि छुपाते हैं बच्चे को। हाँ जी, हाँ जी। तो ले जाते हैं वो, तो परिवार का साथ तो नहीं मिल पाया बच्चे को। आप सोचो उस बच्चे की, हम लोगों के पास सब कुछ होता है, गाड़ी है, बंगला है, हर चीज है, फिर भी हम लालसा करते हैं कि और होना चाहिए। इनके पास तो घर तक भी नहीं होता। क्योंकि तो इच्छा हम- शक्ति है ना, है ना, इच्छाएं कम रहनी चाहिए। तो इनके पास कुछ भी नहीं होता, तो फिर भी ये हंसते मुस्कुराते रहते हैं, दुआएं देते हैं, चले जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं कश्मीर में गई, तो वहां जब मैंने उनकी स्थिति देखी, तो उनकी स्थिति एकदम अलग थी। वहां पे माँ पेरेंट्स का सपोर्ट है बच्चे को। अच्छा। हाँ, अब जैसे मेरे नॉवल में लड़का है जावेद, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो फिर उसने क्या किया, किसी के घर काम करने के लिए तो छोड़ा। श्रापित किन्नर का बेस बेसिकली कश्मीर है। हाँ जी, कश्मीर और जम्मू के जो जितने भी किन्नर हैं, जिनके बारे में उनका तुलनात्मक अध्ययन मैंने किया। अच्छा। दोनों के बारे में जाना। तो कंपैरेटिव स्टडी है फिर तो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि लगभग जम्मू कश्मीर में 4000 से ज़्यादा किन्नर हैं। अच्छा। हम्म। और तो- ज्यादातर हम लोगों में ये विश्वास है, समझ लिए, या हम सोचते हैं कि किन्नर ज्यादातर बाहर से आए हैं, बाहर से आए हैं ना, लेकिन ये लोकल है। लोकल है, यहीं के हैं। बच्चा यहीं पे पैदा रह रहे हैं होता, तो? हाँ, बच्चा पैदा होता है तो घर वाले जो हैं वो क्या समझते हैं, उसको श्राप ही समझते हैं ना, बोझ ही मानते हैं, बोझ मानते हैं, ये हमारे लिए बोझ है, श्राप मिल गया हमें कि ऐसा बच्चा हमारे घर पैदा हुआ। इसे हम इन अंधविश्वास, सामाजिक कुरीति के साथ जोड़ सकते हैं। अब देखो ना, एक विकलांग बच्चा है तो हम उसको अपनाते हैं ना, अपनाते हैं। है ना, माँ बाप कैसे कलेजे से लगा के रखते हैं ना। पर ये किन्नर जो है, ये बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो उनके घर में तो मातम छा जाता है ना। वो कहते हैं नहीं, ये श्राप हो गया हमारे लिए, अब ये श्राप है। तब मेरे को दिमाग में आया कि नॉवल लिखा जाए, उपन्यास, कि जो श्रापित किन्नर, ये किन्नर श्रापित नहीं है। जो नरगिस है वो पढ़ लिख के इतनी बड़ी उसने अपने आप में एक मुकाम हासिल किया, अच्छी डॉक्टर बनी, मेरे उपन्यास की जो पात्रा है। फिर जाके लोग जो उससे नफरत करते थे वो पैरों पड़ना शुरू हो गए। तो बचा रही है उनको। हाँ, उनको बचा रही है ना। अब ये है कि आप देखो ना, मनुष्य कितना एक वो है, मतलबी है। क्या सेक्स को ही ओरिएंटेशन बना के ऐसा हो सकता है क्या? वही ना, उसको अलग से रख सकते हैं हम। अलग, हाँ। जीवन अलग से है। जीवन अलग से है। जैसे सारा आपने कुछ बोला कि नरगिस बाद में डॉक्टर भी बनी है कईयों ना? को जिंदगी दी उसने। जिंदगी दी, वो और ये बचाती रही। बेशक ये फिक्शन होगा, हाँ। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच छुपा हुआ है। सच है तो एक, मैं कहती हूँ, ऑब्जर्वेशन तो मैं रियलिस्टिक कहती हूँ कैरेक्टरिस्टिक है। चाहे जेंडर जो मर्जी है, पर है तो इंसान है ना। इंसान है। इंसानियत के तौर पे ही इनको देखो, इनको प्यार से रखो, इनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। तो समाज का ही वाइटल पार्ट भी समझिए, हमारे ही समाज के समाज का हिस्सा है। समाज से हम इनको अलग तो कर ही नहीं नहीं कर सकते। अगर हम इनको समाज से अलग करेंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। देखो, कई बार ऐसा होता है कि ये शिक्षा अगर ये ले रहे हैं, पहले तो 4th 5th स्टैंडर्ड तक तो पता ही नहीं चलता है। उसके बाद जो है सामने आना, ये 7th 8th 9th में जो है समझ आना शुरू हो जाता है। उसकी चाल ढाल बदल जाती है, उसके तौर तरीके, बैठने का तरीका। फिर इवन देन जो उसके अपने सहपाठी होते हैं ना, वो भी उनसे कन्नी करना शुरू हो जाते हैं। वो बैठते नहीं है उनके पास। चल तू 3rd जेंडर है, चल साइड पे हो जा। अब सोचो उस बच्चे की मानसिकता कैसी होगी जो ये सोच के जी रहा है कि कोई मेरे साथ, मेरे हम उम्र बच्चे मेरे साथ खेलना ही नहीं चाहते। ऐसे पात्रों को शब्दों के माध्यम से उकेरना, मैं कहूँगा, बहुत टफ है। कितना स्टडी रहा फिर आपके लिए इसका? बस मैंने कहा ना, 3-4 साल पूरे तो मैंने स्टडी किया इस चीज़ को, सारा देखा कि
क्योंकि वो ट्रेन वाला किस्सा, दादाजी वाला, हर बात जो थी दिमाग में चल रही थी, कड़ियाँ जुड़ने लगी। कड़ियाँ जुड़ने लगी। और कश्मीर में अलग माहौल था, जम्मू का अलग था, बाहर के राज्यों में अलग था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कंपैरेटिवली बाकी लोगों से तो कश्मीर की किन्नरों की स्थिति फिर भी थोड़ी बहुत बेहतर है। क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान हर लड़ाई लड़ जाता है जब उसके साथ पीछे परिवार हो, लेकिन अपने आप के साथ, अपनों के साथ लड़ पाना बहुत मुश्किल है। मैडम मुक्ति शर्मा जी ने यहाँ पे श्रापित किन्नर उपन्यास के माध्यम से ये बातें सभी को बताने की कोशिश की है। वहीं आपने कई राइट अप्स भी लिखे हैं इसी समस्या को लेकर, या अलग से भी विषय अलग से भी। आपके? हाँ जी, मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स, कहानियाँ लिख चुकी हूँ। मेरी कहानी है बलि का बकरा नहीं बनूंगी। अच्छा। हाँ, तो ज़्यादातर आपकी ये पृष्ठभूमि जो है वो सामाजिक कुरीतियाँ? हाँ जी, सामाजिक कुरीतियाँ, नारी की समस्या, जैसे पूत कपूत लघु कथा थी, तलब थी, जो आजकल की हमारी युवा पीढ़ी है नशे की ओर जा रही हो रही है। पहले तो हम कहते थे उड़ता पंजाब है, तो मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा ना हो कि उड़ता जम्मू कश्मीर हो जाए। जिस हिसाब से नशे ने अपना फैला लिया है इतना पैर अपने। इसमें एक अजीब सी बात है कि ज़्यादातर जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं वो कहते हैं हम शराब नहीं पीते, लेकिन शराब के बदले में जो चीज़ वो लिया करते हैं वो बहुत खतरनाक है। शराब भी खतरनाक है, लेकिन उसका जो सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं कि घर वालों को पता ना चले। पिछले दिनों प्रचलन था कि टिक्कियां खाने का, उसके बाद इंजेक्शन लग रहे हैं। तो कई ओवरडोज के कारण बेचारे बच्चे क्या घर के घर खराब हो जाते हैं। वो अपनी जिंदगी तो युवा पीढ़ी खराब कर ही रही है, और वो ये नहीं सोच रही कि हमारे माँ बाप का क्या बनेगा। हम लोगों ने पंजाब से सबक भी नहीं सीखा, नहीं, है ना। वही उड़ता पंजाब ने बिल्कुल खंगाल के रख दिया था, वो सब सारा कुछ एकदम से स्पष्ट रूप से बता दिया कि क्या हो रहा है। तो उसमें ग्लैमर की तरह नहीं लेना चाहिए हम लोगों को। हाँ, उसमें जिंदगी टूट रही है, फिर टूट रही। वही ना, हमें ये देखना है कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे बचाना है। कितनी मुश्किल से हमें एक जिंदगी मिलती है, तो इसको हम सेव करें, इसको कैसे बचाएं, इसे आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्नति की ओर ले जाओ। लिखो, पढ़ो, अच्छा बनो, शिक्षा की ओर जाओ, अपने पैर फैलाओ और आगे बढ़ो, ताकि हमारे देश का विकास हो, ना कि नशे की ओर जाओ ताकि हमारा देश डूब जाए। क्योंकि हमारा भविष्य किस पे निर्भर करता है? युवा पीढ़ी पे। अगर युवा पीढ़ी ये कुछ करेगी तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम विश्व भर में सबसे युवा देश हैं। लेकिन युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि दायित्व क्या है हमें, हमारी नींव तो हमें, भविष्य की जो नींव है वो वही है ना, युवा पीढ़ी। अगर वो इस ओर जाएंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए ये ऐसी समाज पे, नारी पे जितनी भी कहानियां हैं मैंने लिखी, ताकि एक समाज में एक चेतना आए। जो चुनौतियां हमारे समक्ष हैं उनका हम डटकर मुकाबला कर सकें। देखो, लेखक में बड़ी शक्ति होती है, वो अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में एक जागृति लाता है। वही मैं जानना चाहता था आपसे कि जैसे आप साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, लेख भी लिखा करती हैं, लेकिन साहित्यकारों का कितना बड़ा रोल रहना चाहिए समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति भी, इंसानियत के प्रति भी। तो वो जो आप लिखते हैं या हम लोग लिखा करते हैं, उनमें कितना पुट रहना चाहिए, इनपुट रहना चाहिए उसकी, सामाजिक परिवेश का, समाज को बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का। तो पात्रों को किस तरह से उकेरित किया जाए कि वो पात्र रोल मॉडल भी साबित हो समाज को बदलने के लिए। एक्चुअली जब हम लिखते हैं, एक लेखक का दायित्व बनता है कि जो लिखता है वो ऐसा लिखे कि जो समाज में नई दिशा दे, समाज को बदलने का प्रयास करे। तो हम लिखते भी इसीलिए हैं कि समाज प्रेरित हो, युवा जो है पढ़ें, उनको प्रेरणा मिले कि देखो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे जैसे रामचंद्र जी हैं, आदर्श बेटे का रोल उन्होंने अपनाया, सीता माता हैं, इन सब से सीख मिले। तो अगर उन चीज़ों से युवा को सीख मिल रही है तो हम इतिहासकार होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने साहित्य में इन सब चीज़ों को लाएं, ताकि समाज में एक नई हम प्रेरणा बन सके समाज के लिए, युवाओं के लिए। क्योंकि कहा जाता है ना, जो आजकल साहित्य आप लिख रहे हैं कल वह इतिहास बनेगा। हाँ जी, ये तो है, ये इतिहास बनेगा। हम लोग रहें या ना रहें, पर इतिहास जो है वो तो जिंदा रहेगा। और इतिहास में इसका साहित्य का बहुत बड़ा रोल है। है। उसी से पता चलता है कि उस पीढ़ी के लोगों ने क्या
काम किए, काम किया है भावी पीढ़ी के लिए। भावी की पीढ़ी के। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी ये क्या कहते हैं ना, ये मैंने कश्मीरी लोक साहित्य पे किताब लिख रही हूँ, अच्छा। आने वाली है। तो वो लिखने का मकसद ही यही था कि बच्चे जो हैं, युवा पीढ़ी हमारी, आने वाले इतिहास को जाने, क्या था हमारे इतिहास में, क्या क्या हमारा कल्चर था, हमारे गाने क्या थे, लोकोक्तियाँ क्या थी, मुहावरे क्या थे, दूर दूर तक अब तो बच्चों को पता भी नहीं है, है ना। हम इतने ज़्यादा आधुनिक हो चुके हैं कि हम लोग फटाफट आजकल जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हैं, इतनी पेशेंस भी नहीं हमारे में, पेशेंस नहीं रही हमारे में, स्क्रॉल करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं तो पढ़ते हैं। एक किताब पढ़ने के लिए समय चाहिए, तो जब हम समय निकाल के उस किताब को पढ़ते हैं तभी हम उसके प्रत्येक पहलुओं को जांच पाते हैं कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। एक और बात मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा कि जैसे हम मोबाइल पे कोई चीज़ देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैम ने भी कहा, हम स्क्रॉल करते हैं, हमें पेशेंस नहीं होती, और हम फिर पढ़ भी नहीं पाते और सीख भी नहीं पाते और जांच भी नहीं पाते कि इसमें है क्या, था क्या, कंटेक्स्ट क्या था, कंसेप्ट क्या था, कंटेक्स्ट क्या था, लिखने का अभिप्राय क्या था। लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमने पढ़ना है। और जब आप कुछ पैराग्राफ पढ़ लेते हो तो किताब में दम रहता है कि आप अगला पन्ना भी पलटने में, है ना। और कई बार तो हम लोग जब पढ़ा करते थे पूरा का पूरा नावल एक ही सीटिंग में पढ़ लिया करते थे। मेरा जो पीएचडी का काम है वो, उसमें मैंने तकरीबन 100 महिला लेखिकाएं ली हैं। तो मैं तो एक ही सिटिंग में हम नॉवल पढ़ते थे, तो उससे क्या होता मजा नहीं आता था ना, बीच उससे में हाँ छोड़ने का दिल भी नहीं करता। उससे पता क्या होता था, एक जो कंटिन्यूटी थी ना वो बनी रहती थी, पता लगता। जैसे अब मैंने पढ़ा, छोड़ दिया, तो फिर बाद में मुझे कई बार ऐसे होता था कि हमें पात्र भूल जाते हैं कि कौन से पात्र थे, क्या कर रहे थे। तो वो जो कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो एक ही सिटिंग में पढ़ते तो उसके बड़े फायदे हैं। तो उसको हम क्रम वाइज लिख सकते थे, कौन कौन से पात्र हैं, और वो दिमाग में रहते भी थे अच्छे ढंग से, तो उसका ये फायदा होता था। और अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो हम लोगों को पेरेंट्स से तब डांट इसलिए पड़ा करती थी कि आप लगातार बैठे हो, उठ नहीं रहे हो, पूरा नावल खत्म करके ही उठोगे। और आजकल बच्चों को डांट इसलिए पड़ रही है, भैया बहुत हो गया मोबाइल बंद करो, आप बंद करो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पेरेंट्स खुद भी साइड में बैठे हुए रीलें देख रहे होते हैं, कोई दूसरी जगह, एक सबने एक एक कॉर्नर पकड़ा हुआ है, या तो घर है या कॉर्नर है। आजकल तो वो ये प्रचलन ही बन गया है ना, घर में 3 बंदे हैं तो तीनों के अपने अपने मोबाइल हैं, सारे अपनी अपनी दिशा में बैठे हैं तो मोबाइल अपना चला रहे। किसी को किसी के साथ वो भावनात्मक जो एक लगाव है वो खत्म हो चुका है हमारे समाज में। एक फिक्शन राइटर होने के नाते आपसे भी जानना चाहूँगा, मैं भी कहूँगा कि जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम दृश्य खुद बनाते हैं, दृश्य आपको परोसे नहीं जाते हैं। लेकिन जब विजुअल देखते हो आपको परोसा जाता है। जिस डायरेक्टर ने, जिस कैमरामैन ने वो शूट किया, एडिट किया, वो आपके अपने हिसाब से नहीं चल रहा, हो आप उसके हिसाब से देखते हो। दृश्य पात्र भी उसी तरह से इनेक्ट कर रहे हैं जिस तरह से दर्शाया जा रहा है। लेकिन जब आप रिटन वर्ड्स में वो पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, नावल पढ़ते हो, नाटक पढ़ते हो, बेशक पात्र वह हैं, शब्द वह हैं, लेकिन दृश्य आप खुद बनाते लगता है, भाव आप खुद बनाते हैं। हाँ, जब हम पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने का भी एक अलग ही स्टाइल होता है। पढ़ के जब वो कहते हैं ना पद पाठ जब करते हैं, तो उसमें ऐसे लगता है कि पात्र आगे पीछे घूम रहे हैं, तो वो कितना अच्छा लगता है। तो उसके माध्यम से तो अलग ही बात है ना। तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है कि नहीं, हमें कुछ करना है, ऐसा हुआ है, इसमें ये कहा है, तो हमें ऐसा ही अपनी जिंदगी में लाना है, जैसे समाज को भी ऐसे ही हमें बदलने की कोशिश करनी है। पाठकों के साथ जुड़ने के लिए लीक से हटकर साहित्य देना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पाठकों की समस्या आजकल हर भाषा झेल रही है। आपने जैसे लिखा श्रापित किन्नर, निस्संदेह बढ़िया टॉपिक है और लोगों का रिस्पांस भी आपको काफ़ी अच्छा मिला होगा जी। आप नौजवान पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के सब्जेक्ट की चॉइस रहनी चाहिए, विशेषकर जब आप फिक्शन लिखते हैं तो फिक्शन का रियलिस्टिक होना भी कितना ज़रूरी है, ताकि वो कनेक्ट कर पाए पाठकों के साथ भी, और पाठकों की समस्या से जूझती हुई हर भाषा को पाठक मिल भी पाए। मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहती हूँ, जब भी आप साहित्य लिखें, हम तो लेखक लिख ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ी जो है वो जब भी साहित्य लिखे, वो कुछ ऐसी चीज़ों को सामने लाए जिससे समाज में बदलाव आए, प्रेरणा आए। कहते हैं ना परिवर्तन आए। जब हम समाज में परिवर्तन लाएंगे तभी तो हम सफल लेखक बन पाएंगे ना। तो अगर हम समाज में परिवर्तन ही नहीं ला पाए, अगर लोगों की आंखें ही नहीं खोल पाए, तो फिर हमारे लिखने का क्या फ़ायदा है। तो सबसे बड़ी बात है, अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें,
ये सबसे ज़रूरी है। मैडम, क्योंकि जम्मू व कश्मीर एक अहिंदी भाषी क्षेत्र है, आपको हिंदी संस्थान ने पुरस्कृत भी किया हुआ है, लेकिन आजकल केंद्रीय हिंदी संस्थान ने पुरस्कार देने बंद कर दिए हैं। इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है हिंदी राइटर्स के लिए जो विशेषकर अहिंदी भाषी क्षेत्रों में लिख रहे हैं? प्रोत्साहन की कमी लगती है आपको? वो तो है ही है। देखो, जब एक लेखक है वो लिखता है तो वो इसलिए लिखता है कि उसका मान सम्मान मिले, उसे मान सम्मान मिले। तो मान सम्मान बड़ा ज़रूरी है। अब इन लोगों ने ये चीज़ें बंद कर दी हैं, ये चीज़ें बंद नहीं करनी चाहिए। उससे ये होता है कि लेखक को और प्रेरणा मिलती है और अच्छा लिखता है और बढ़ चढ़ के साहित्य में अपना योगदान देता मूवमेंट भी चलती है ना, बढ़ चढ़ के योगदान दे। जब उसे पता है मैं लिख रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं, मुझे कोई सम्मान ही नहीं मिल रहा, मुझे कुछ समाज की तरफ से नहीं मिल रहा, मुझे किसी संस्थान की तरफ से नहीं मिल रहा, मुझे जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो मुझे क्या ज़रूरत है अच्छा लिखने की या अच्छा पढ़ने की और अपना टाइम वेस्ट करने की, है ना। तो ये चीज़ें, ये जो प्रचलन था उनका चला आ रहा था, ये फिर से चलना चाहिए ताकि जो एक लेखक जो है उसके अंदर एक उत्साह जागृत होता है। उसे लगता है कि नहीं, मुझे लिखना है, कम से कम मुझे अवार्ड मिलेगा, लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। उम्मीद करेंगे कि वह जो बिकना चाहिए, दिखना चाहिए, उसके लिए जो भी संस्थाएं उत्तरदायी हैं उनको इस दिशा में सार्थक कदम उठाना चाहिए। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी से। उन्होंने कहा कि निस्संदेह अहिंदी भाषी क्षेत्र में जब हिंदी भाषी साहित्यकार साहित्य सृजन कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो भी संस्थान इस दिशा में कार्य कर रहे थे उनको वर्तमान में भी कार्य करना चाहिए और वही चीज़ भविष्य में लगातार करनी चाहिए, तभी अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी का प्रचार प्रसार हो पाएगा। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।